अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि शो के स्टार्ट पे हमारी कोशिश होती है कि आपको वेदर के हवाले से अपडेट दी जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा पिछले चंद दिनों से पड़ रही है और गर्मी का ये आलम होता है कि कभी कभार बादल का टुकड़ा कहीं से आ भी जाए शहर फैसाबाद के अंदर और सूरज को छुपा भी दे, लेकिन सूरज मियाँ की आंखें फेरने के बावजूद भी यूँ महसूस होता है कि पीठ जो है वो ज़्यादा गर्म है उनकी, क्योंकि इससे हमारे जो यहाँ पे शहर के अंदर हवस का मौसम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी नज़र आती है। तो इसलिए जनाब, जब भी आप बाहर निकले तो लाजमी तौर पर वाटर बॉटल अपने साथ रखें, वाटर इनटेक अपना बढ़ाएं और ख़ास तौर पे न सिर्फ अपने आप का ख्याल रखें बल्कि दूसरे का भी रखें, क्योंकि उस पानी की बोतल से सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि दूसरों की भी मदद हो सकती है। जैसे बहुत सारे ट्रैफिक वार्डन्स आपने देखा होगा चौकों चौराहों पे खड़े हैं और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश करें। उनको पानी का ग्लास, अगर जूस आपके पास है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको गिफ्ट करें एज अ गुड जेस्चर जो है वो एक बेहतरीन माशरे के तौर पे हमारा माशरा उभरेगा। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की तरफ। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद होंगे। नारू, बताइएगा क्या सूरत हाल है आज शहर फैसाबाद में मौसम की? जी बिल्कुल, जून में गर्मी का जुनून उरूज पर है। दिन के आगाज के साथ ही सूरज की तपिश में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का कम से कम दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के औकात में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दोपहर में मजीद गर्मी बढ़ जाएगी। अगर नमी की बात की जाए तो नमी जो रिकॉर्ड की गई है उसकी 58% रिकॉर्ड की गई है नमी का तनासुब, जबकि शहर में हवाओं की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से जो हवाएं चल रही हैं। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई हैं कि कम से कम सफ़र करें और सफ़र के दौरान सर को ढांप कर सफ़र करें और ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि इस गर्मी से महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया नारू, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। और आने वाले दिनों के अंदर अब बारिश होगी या नहीं होगी ये तो एक सवालिया निशान है, लेकिन उम्मीद जाहिर की जाती है शहरियों की जानिब से कि अगर बारिश हो जाए तो वो मौसम जो है वो खुशगवार हो सकता है। इस दफ़ा गर्मियाँ थोड़ी लेट आई हैं, वेदर बड़ा क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो है वो खुशगवार रहा, लेकिन अब जो है भरपूर गर्मी पड़ना शुरू हो गई। जून का महीना है, लास्ट में चल रहा है और इसके बाद जुलाई। ईद पे क्या सूरत हाल होगी? मौसम खुशगवार ईद को बनाएगा या फिर तपती धूप जो है वो इसी तरह लेके चलेगी ईद को? ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ कारोबार के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। हौजरी की मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है? क्या इनका एक्सपोर्ट का जो तैयार करके माल जो है बाहर भेजा जाता है उस पर रिबेट्स और इसके साथ साथ दूसरे मसाइल के ऊपर बढ़ती हुई बिजली के मामलात, गैस के जो कीमतें बढ़ रही हैं दिन ब दिन, और मौजूदा जो बजट है क्या इनके हक में है या नहीं है, इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मोहम्मद बिलाल डोगर हमारे एंकर पर्सन मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ मियां इम्तियाज़ अली जो कि मेंबर हैं हौजरी मार्केट जनाह कॉलोनी के, आपको भी वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और बिलाल की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिलाल साहब, ये बताइएगा कि हौजरी के जो एक्सपोर्ट हैं इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है या फिर कमी आ रही है, और अगर कमी आ रही है तो क्यों आ रही है, क्या वजूहत है? अच्छा हनान, जब हम हौजरी की बात करते हैं तो हौजरी को हम दो सेक्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक्सपोर्ट और एक लोकल। क्योंकि पूरे फैसलाबाद में जिस भी मार्केट को आप जिक्र करेंगे वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, एक लोकल ओरिएंटेड है। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि इम्तियाज़ भाई जो हैं वो लोकल मार्केट से वाबस्ता हैं, तो हम ज़रा इसकी बात करेंगे। तो इसके लोकल का जो नेटवेयर का उसका एक दिन पहले हमने आपसे, पिछले जब मेरी टर्न थी मॉर्निंग शो के अंदर, तो मैंने जिक्र किया था कि उसके अंदर बहुत बड़ा डेफिसिट नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान का बरामदात जो सबसे ज़्यादा बरामदात है अभी तक, वो सबसे ज़्यादा नेटवेयर की है और वो हौजरी सेक्टर की है। ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ये जो फैसलाबाद का लोकल नेटवेयर हौजरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जनाह कॉलोनी मार्केट। जैसे हमारे पास गला मार्केट एशिया की सबसे बड़ी है, हमारे पास सूतर मंडी सबसे बड़ी है एशिया की, ऐसे ही ये जनाह कॉलोनी मार्केट सबसे बड़ी है, एशिया की मार्केट है। लेकिन अनहोनी ये हुई है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ गई, उस बढ़ने से जो है वो सारा वजन आन पड़ा है छोटे ट्रेडर्स पे। अच्छा, हमें फिर डिटरमिन भी करना होगा
कि आपने एसएमई को लेके चलना है बड़े को, क्योंकि हम देखें कि कौमी असम्बली की बजट तकरीर के अंदर भी यही सुनने को मिला, एसएमई के लिए बहुत कुछ आ रहा है। अच्छा, एसएमई के आता हमेशा बहुत कुछ है, लेकिन वो नजर नहीं आता, अमल पैरा नहीं होता। अच्छा, ये बड़े कम मार्जिन के साथ खेल रहे होते हैं, मखसूस पैसों के साथ अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं, उसी को सर्कुलेशन में अगर इन्हें मुनाफा होगा ना, वो भी अंदर डंप करके और बढ़ा देना है, ये एलएसएम बन जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें नुकसान होगा ये एसएमई से बाहर होके, ये अब होना क्या चाहिए, जब भी फैसलाबाद को हम मैनचेस्टर का नाम लेते हैं तो तीन चीजें आती हैं जो पाकिस्तान फैसलाबाद को मैनचेस्टर बनाती है। एक तो सनत होगी, दूसरा ताजर हो गया, और तीसरा आ गया आपका मजदूर। अब ये तीनों इंटरलेट है। सनत चले, एक्सपोर्ट को थोड़ा सा सनतकार ही है ये भी, लेकिन ये अभी लोकल सनतकार हैं। अब जब आप सनत की और लोकल सनत की बात करते हैं तो 80% ऑन रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया का डाटा कहता है कि 80% जो जॉब क्रिएशन है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। हमारे तो लोकल एंड स्मॉल एंड मीडियम जो मैन्युफैक्चरर्स है वो तो पिसा पड़ा है, और फिर आपका एंटरप्रेन्योर भी यहीं से दाखिल होना है, आपका कमर्शियल एक्सपोर्टर भी यहीं से दाखिल होना है, कमर्शियल मैन्युफैक्चर भी यहीं आना है, कोई भी एलएसएम नहीं बनता, सारे यहां से गुजर के जाते हैं। तो अगर आप हमारे पास स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हद तक पिसे होंगे, इतना ज्यादा बर्डन आ जाएगा, तो सर्वाइव कैसे करेंगे। और ये जो छोटी मंडियां हैं, ये पूरे फैसलाबाद जैसे बाकी मार्केट्स हैं फैसलाबाद की, वैसे ही अतवार के दिन यहाँ गहमा गहमी होनी चाहिए, होती थी, अब नहीं हो रही, और ऐसे होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान के लोग बुनियान और दीगर गारमेंट्स के लिए जो हैं वो यहाँ रुक करते हैं, और यहाँ से वो चीज़ें खरीद के जो है पाकिस्तान भर, ईरान, अफगानिस्तान, जितनी भी मंडी हैं ये वहाँ जाके फरोख्त होती हैं। और ये फैसलाबाद के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हौजरी के लिए पूरी पाकिस्तान का रुख जो है फैसलाबाद के इस मार्केट के अंदर होता है। लेकिन बड़े ही सुनाते हैं 60% अगर बंद पड़ी है, जो 40% चल रही है वो कुछ घंटे चलती है, कुछ घंटे बंद हो जाती है, मजदूर बेरोजगार है। अच्छा, ये बड़ा स्किल बेस मजदूर है, अब इसे बुनियान बनाना, तय लगाना, उसे पैकिंग करना, ये पूरी इंडस्ट्री है। यहां से निकलेगा वो क्या करेगा, वो दिहाड़ी नहीं लगा सकता, वैसे ना तो उसे राजपुना आता है, ना वो राजगिरी कर सकता है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां हुकूमत को देखना चाहिए। अच्छा, जब मैंने बात की ना फैसलाबाद मशहूर है स्मॉल एंड मीडियम से, तो हनान कॉटेज इंडस्ट्री होती थी। बेसिकली ये घरों में यूनिट लगते थे, तय लगाने के लिए खवातीन लगी, 100 तय लगा दी, 1000 तय लगा दी, उसके पैसे ले लिए। ये मैं कहना एक नहीं बल्कि हजारों खानदान इसके ऊपर चलते हैं, और ये कॉटेज इंडस्ट्री है। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री से स्मॉल से लार्ज हम उस तरफ बढ़ने के बजाय वापस बैक गेयर लगाया हुआ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे साथ जो हैं वो इम्तियाज़ अली भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। इम्तियाज़, बताइएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, जैसे बिजली के यूनिट्स का रेट जो है वो बढ़ गया और गैस के बिल जो है वो ज़्यादा आने शुरू हो गए, उसकी वजह से क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आप? इस वक्त तो एसएमई में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिजली के रेट की तो बात ही ना करें। हम जब से होश संभाल ली है, रोज़ बढ़ते हैं, हम किधर खड़े। पूरी दुनिया में एसएमई तो ना गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, हम खुद अपनी ज़िंदगी से धक्का लगा के आगे तक आते हैं। महकमा गैस है, महकमा सुई के ये वापड है, हमें इन दो महकमों से ज़्यादा इनास होता है, लेकिन मिलता कुछ नहीं है भाईजान। बिजली के रेट्स इतनी है, लोड शेडिंग जना कॉलोनी में इतनी के लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है। जो एसएमई है ना, इससे ही बड़े बिजनेस लोग स्टार्ट होते हैं, ये प्राइमरी होता है। छोटा बिजनेस को चलाएगा, समझेगा अपनी फील्ड्स को, फिर ही वो एक्सपोर्ट की तरफ जाएगा ना। जब तक गवर्नमेंट हमें वन विंडो ऑपरेशन पे नहीं लेकर जाती, कोई भी कारखाना है, चाहे वो हौजरी का है, चाहे निमको का है, किसी चीज़ का जो फैसलाबाद से वाबस्ता है, प्लीज़ मेरी ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के थ्रू इस पे अमल करें। हमें कम से कम वन विंडो ऑपरेशन दे दें, कोई डीसी ऑफिस में हमारा एक दफ्तर बन जाए, कहीं भी बना दें, इधर पीएचएम में बना दें, हम उधर आएँ, अपने जो मसाइल उनके साथ शेयर करें और वो हमारे मसाइल हल हो सके। हमें तो ये चाहिए। और ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके मार्केट के इश्यूज क्या हैं? मार्केट के इश्यूज से महंगाई सबसे ज़्यादा जो हमें डिस्टर्ब कर रही है। कल हम नीडल्स की बात कर रहे थे आपस में, जो नीडल्स 400 का पत्ता था, आज वो 800 का, जो कोरियन नीडल्स है। सर हम कहाँ किधर जाएंगे? अब तो हम कारीगर को एक नीडल देने के वक्त भी 2 बार सोचते हैं, यार ये कहीं नजायज़ तो नहीं मांग रहा है, उसकी मशीन तक देखनी पड़ती है, आगे इन चीज़ों की परवाह नहीं। ये चंद मंथ में फ़र्क पड़ा है। गवर्नमेंट से कुछ प्लान नहीं है हमारे हवाले से। अच्छा, ये भी सुनने में आया, कुछ मेरे दोस्त हैं उनकी भी हो रही हैं, वो बताते हैं कि जब भी जुराब बन रही होती है या बुनियान बन रही होती है, बीच में लाइट ऑफ हो जाए तो वो पूरा का पूरा पीस जो है वो ज़ाया हो जाता है। सर ये, और जिनके यूनिट्स बढ़े हैं तो इट मीन दर्जनों और सैकड़ों जोड़े जो हैं
वो एक ही सेकंड के अंदर जो ज़ाया हो जाते हैं, और हज़ारों रुपए का नुकसान तो सिर्फ बिजली के जाने पे होता है। ये तो जो उन्होंने आपको बात बताई ना, ये तो कारखानेदार के लिए चलो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये जो उन्होंने आपको बताया नहीं, वो ये है कि वो लेबर उठ के चले जाती है, बाद में आती नहीं, कारखाना सारे दिन के लिए ऑफ होता है। ओह माय गॉड, ये तो उन्होंने आपको बताया नहीं, असल मसला ये। तो वो फिर आप किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करते हम हैं? मैनेज करते हैं कि जैसे भी हो सके, जनरेटर्स बहुत बिजली से कास्ट पड़ती है, फिर वो जहाँ रखा है वो किसी ना किसी को तकलीफ दे रहा है उसका शोर, सिर्फ किधर जाएंगे। अब जनरेटर यूज़ करेंगे तो फ्यूल भी यूज़ होगा, फ्यूल भी यूज और फ्यूल की प्राइसेस भी आपने देख ली कहाँ बिल्कुल पहुँच चुके हैं। तो बिलाल साहब ये बड़ा मसला है, क्या अच्छा, कहेंगे? जो इम्तियाज साहब बता रहे थे ना, मैं हनान आपको, ये बद इंतजामी है बेसिकली। देखें, इनको सहूलियात किसने देना है? गवर्नमेंट। मैं फिर अब थोड़ा सा इसे हम थोड़ा रुख बदलें तो गवर्नमेंट जब ऐलान कर देती है, हम देते हैं, यहाँ बद इंतजामी फिर बहुत आती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। गुज़िश्ता रोज़ हमारी रिपोर्टर अली रज़ा ने खबर दी है कि 4 करोड़ से जायद की रकम स्पोर्ट्स की वापस जा चुकी है फैसलाबाद की। 1 साल में लगनी थी लेकिन वापस चलेगी, क्यों? और मैं आपको एक लड़के का नाम बताता हूं जो फैसलाबाद का बॉक्सर है, जो आपके शो में भी आया था एक दिन, आपको शायद याद हो, और उसने पाकिस्तान में उसका 3रा नंबर है। बिलाल साहब, उसे मैं डीसी साहब के पास भी लेके गया था, और डीसी साहब मैं अब आपको अगली बात बताता हूं जो उसके साथ हुआ है। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, ये हमारी बद इंतजामी जो इन्होंने बात की, ये भी वैसी बद इंतजामी। राणा हमाद साहब है, कोई स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, जो भी हैं यार, मुझे ये नहीं हनान भाई पता लगता है बदमाश भर्ती किए हुए, जो अफसर भर्ती हुए, ये नहीं मालूम कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, अवाम के नौकर हैं, यू आर नॉट सुपीरियर देन दिस पब्लिक। ये हम टैक्स दे के आपको तनख्वाह दे रहे हैं। वो कह रहा है कि आपने 41 पे क्यों इंटरव्यू दिया, आपने मुझे मेरे खिलाफ इंटरव्यूज दिए हैं। अच्छा, फिर वो डीसी साहब ने उनको लिख के डीजी को दिया, डीजी ने लिख के दोबारा भेजा है, उन्होंने डीजी की बात नहीं मानी, रिजेक्ट करके दोबारा भेजी, और डीजी ने उस लड़के को अब लाहौर में कोच रख दिया है। उस बच्चे को ये कहा था कि आप फैसलाबाद में कोचिंग करें, तो राणा हमाद साहब ये कहते हैं कि आपके पास कौन सा, आप तो है ही नहीं, आप तो 2 नंबर फेक आदमी हैं। मैं तो फिर ये दरखास्त करूंगा, जनाब या आप फेक हैं या आप इस शहर के साथ जुल्म करें कि 4 करोड़ वापस चले जाता है। आपकी तो वैसे कारकर्दगी ऊपर एक जोरदार तमाचा यही है कि आपकी कारगिल की खुली चिट, सफेद चिट नजर आ गई कि आप काम क्या कर रहे हैं। ऐसे हजारों तादाद में। मैं आपको फेडमिक के अंदर एक कहानी ऐसे सुना देता हूं। एक फाइल पड़ी हुई है फेडमिक की जिला काउंसिल में, उसने साइन कर डीसी ऑफिस भेजनी है लेकिन नहीं जा रही क्योंकि बाबा जी नहीं अंदर आ रहे। वो कह रहा है बाबा जी ने कहा होंगे तो ये फाइल लगे जानी। अब ये जब इस हद तक आप बद इंतजामी करेंगे तो फिर मामला नहीं चलते। अब इनके मामला क्या हैं? फेस्को बैठ के इनको वो लाइन को थोड़ी देर के लिए कर दे जी, इनकी बिजली जो है इस वक्त तक जो इन्हें मखसूस औकात देते, बेचारे पहले ही वक्त पे नहीं चल रहे, ये तो कुछ देर बंद करते हैं कुछ देर चलाते हैं, तो उन्हें उसी औकात में चलाने का मौका दे दें ताकि ये अपने कारोबार को रन को अलग। मैं यही कह रहा हूं, बेसिकली प्रायोरिटीज हमारी डिफरेंट हैं। वजीर खजाना जो है वो बैठ के कहते हैं मीटिंग के अंदर कि हमारी प्रायोरिटी है टेक्सटाइल, हमारी प्रायोरिटी है एसएमई, हमारी प्रायोरिटी है कॉटेज इंडस्ट्री। उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन जिन्होंने अमल दरामद करना है उनको ये मालूम ही नहीं है हाउ मच इंपॉर्टेंट दे आर। उनको ये नहीं पता कि ये टैक्स देंगे तो पाकिस्तान चल रहा है। उनको नहीं पता कि टेक्सटाइल 3 अरब रुपए के खसारे में है। ये 3 अरब प्लस होता तो हम 6 अरब 3 अरब के मुनाफे में होते। ये मुनाफा होता तो हम IMF के घुटने सामने हाथ जोड़ के ना बैठे होते। हमारे नालायक इंतजामिया को ये मालूम नहीं है कि हम खड़े कहां हैं। अगर डीसी या डीजी के अंदर एक स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं आ सकता, फेडमिक के चेयरमैन या फेडमिक के बोर्ड के नीचे एक सरकारी इंस्पेक्टर नहीं आ सकता जिला काउंसिल का, तो फिर हनान आप देखें कि हमने मामलात ही असर नो खराब किए। बिलाल साहब, ये बड़ा लम्हा फिक्री है जो आपने बताया। उस शख्स ने, उस बॉक्सर ने, बेचारे ने, मैं नाज़िम को भी बताता चलूं, मोटरसाइकिल बेचा, आइसक्रीम लगाता था जनाब। वो आइसक्रीम की मशीन बेच के जिससे वो रोजगार कमाता था, वो अजरबैजान गया और अपने पैसों पे गया, अपने पैसों पे। अब उसके पास मेडल्स भी हैं, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसको बाहर भेजने के लिए डीसी साहब ने पूरा इकदाम किया उनके लिए। उनको कहा कि आप अपने जो मुझे एप्लीकेशन लिख के दी है, ये मुतलका स्पोर्ट्स ऑफिस से जो है वो मार्क करवा के लें। वो मार्क ही नहीं की उसको। तो मेरा ख्याल है वो मार्क नहीं करेंगे तो डीसी साहब बजट कैसे देंगे? डीसी साहब ने साइन करके डीजी को लिख दिया। डीजी ने कहा कि आप जाके उतनी देर जितनी देर अब नहीं, अभी फैसलाबाद में कोचिंग कर लें ताकि आपकी अर्निंग शुरू हो जाए। रोजगार नहीं था। और इस बंदे ने वैसे रिजेक्ट कर दिया कि आप है ही नहीं, खिलाड़ी ही नहीं बन सकते, सिर्फ इसलिए कि या तो महानाबाद कोई पर्ची दें या आप ऐड हो जाए। हम तो अब बोल रहे हैं, वो बच्चा अब नहीं बोल पा रहा। तो उसके बाद इस तरह अब डीजी की मैं स्पेशली थैंकफुल हूं कि उन्होंने लाहौर में अकोमोडेट कर दिया कि बेटा आप यहां आके जॉब करो और यहीं आप आके अपनी प्रैक्टिस करो ताकि आप पाकिस्तान के। अब वो मैं डीजी को डीसी को ये दोनों को समझता हूं, एटलीस्ट दे आर वॉचिंग के कोई हमारे लिए असासा है।
लेकिन उनका इख्तियार जहां तक था उन्होंने इस्तेमाल किया। एक छोटा ऑफिसर 2 बड़े ऑफिसर्स का तमाशा बनाए हुए है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, बाकी तो पूरे इदारों के अंदर चल यही रहा है, सेम यही सिचुएशन चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हौजरी के हवाले से आने वाले दिनों में अगर बिजली के रेट्स मजीद बढ़ते हैं तो इन पे क्या मुश्किल आता है? हनान, अभी तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस के अंदर हमारी कीमतें, पेट्रोल के अंदर हम फ्यूल एडजस्टमेंट करते हैं तो वो कम हो रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर बैरल नीचे जा रहा है, बैरल गिर रहा है और बैरल लोएस्ट लेवल पे, जिसकी बिना के ऊपर अभी तक हमें रूस के तेल में से कोई मुनाफा नहीं मिला। अभी हमें जितना भी सब्सिडी मिल रही है या तेल सस्ता हो रहा है, ये आलमी बैरल जो है वो गिर रहा है, उसके ऊपर हमें सब्सिडाइज और कीमतें कम हुई हैं पेट्रोल की। यही इन तक मुंतकिल होनी चाहिए, और अगर मुंतकिल होंगी तो कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता नजर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने ईएफसी स्कीम निकाली, ईएफएस स्कीम, एक्सपोर्ट फाइनेंस स्कीम। अब हनान, इसके अंदर मैं आपको एक तमाशा बता दूं, 2021 में ये स्कीम लॉन्च होती है, 2023 में अब लास्ट डेट है, अब जाके अदारे एक्टिव हुए हैं कि इसको इंप्लीमेंट करें। अब देखें, सारे आपके प्रोग्राम में आगे मैं भी और सारे एक्सपोर्टर चीखते रहे 18% सेल टैक्स, 17% सेल टैक्स वापस कर दें। अगर हनान आप स्पिनिंग वाले हैं, आप रजिस्टर्ड है, मैं भी रजिस्टर्ड, हमें एक दूसरे को सेल टैक्स देने नहीं पड़ेगा। किस हद तक बड़े फायदे थे, लेकिन आगाही ना होना इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा ये भी एक मसला बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बिलाल डोगे साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बिलाल, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में ये जो बिजली के प्राइसेस जैसे आप बता रहे थे कि फ्यूल एडजस्टमेंट होनी है, तो इससे कम होगी या ज़्यादा होगी? अच्छा हनान, कम वाली तो सूरत हाल लगती नहीं है कि कम भी होती हैं वो चीज़ें, जो महंगी हो जाती है, लेकिन चले पेट्रोल सस्ता हुआ, मेरे ख्याल में हुकूमत अभी जो मूव नज़र आ रहे हैं सियासी तौर पर, ये नज़र आ रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद भी कुछ जो पेशीन गोई डगमगा रहा है। नहीं डगमगा रहा है। अब ये बजट पास हो चुका है, ये टूट जाएगा, क्योंकि अगर नहीं टूटेगा तो फिर इलेक्शन बड़ी जल्दी करवाने पड़ेंगे। तो टूटेगा तो ये मैं आपको एक वो रूल बता रहा हूँ जो चलता है, टूटेगा तो 90 दिन जरा ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में कुछ ऐसे इस सूरत हाल को इख्तियार करता नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इख्तलाफ बजट के ऊपर शदीद तर सामने आया। बिलावल भुट्टो ने शदीद तनकीद की है कि आपने जो सैलाब ज़दगान उनके लिए कुछ नहीं रखा या कुछ नहीं दे रहे, इंसाफ नहीं कर पा रहे। जैसे एहसन इकबाल ने काफ़ी तनकीद के निश्तर बरसाए हैं, तो काफ़ी टकराव की फिजा सामने नजर आई है। फिर सेनेट के चेयरमैन की जो मराद बढ़ाई गई हैं, उस पर MQM एक सख्त फुटिंग पर नजर आ रही है। तो लगता है कुछ चीज़ें डगमगा रही हैं, लेकिन फ्यूल एडजस्टमेंट के ऊपर अगर देखें तो हुकूमत, अगर जो भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर हमने अज्यूम करना ना, अगर ये सेपरेट होती है तो नून लीग को इलेक्शन में जाने के लिए फिर कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना तो यही पड़ेगा, आवाम को रिलीफ देना पड़ेगा। और यही तो IMF पहले कह रही थी कि हम इन्हें किस्त इसलिए नहीं दे रहे कि उन्होंने इलेक्शन की पहली मराद पर लगा के इलेक्शन ठीक कर लेना है और बाद में इन्होंने कुछ नहीं, आवाम इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। तो अब देखें, ये तो कोई देर की बात नहीं है, जल्द लग रही हैं जो चीज़ें होंगी, और मेरे ख्याल में आने वाले हफ्ते बड़े तेज़ होंगे, क्विक होंगे और कुछ जल्दी रिजॉल्व। गुज़िश्ता रोज़ सदर पाकिस्तान ने काजी फाइसा की चीफ जस्टिस की मंजूरी भी दे दी है कि 17 सितंबर को वो अपने ओहदे के ऊपर बैठ जाएंगे आगे। तो जब ये नोटिफिकेशन हो जाए तो जो चीफ जस्टिस मौजूदा होता है वो फिर पार्टियां और तकारीर और इस पे ये शुरू हो जाता है सिलसिला, और दूसरा प्रोटोकॉल मिल जाता है जो नए आने वाले होते हैं और पाइपलाइन में चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो लग रहा है कि अब इलेक्शंस की भी तैयारियां हो रही हैं और चीज़ें मूव हो रही हैं, जैसे तरक्याती काम भी होना शुरू हो चुके हैं, काफ़ी हद तक मूवमेंट तेज़ है। तो आवाम को रिलीफ मिलता, जो मेरे कुछ राय वो ये कह रहे हैं कि रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको क्या लगता है कि आप नहीं समझते कि जैसे ही ये मामलात हुए हैं, 9 मई के बाद पकड़ धकड़ हुई है, तो शहर में पूरा मन फजा जो है वो एक किस्म की कायम हो गई है, जो पुरतशद्दद एहतजाज नज़र आते थे वो ख़त्म हो गए। माजन साहब उस जमात का नाम लेते लोग डर रहे हैं। मैं आपको वेरी ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि यार वो कोई अच्छा नहीं किया, नहीं अच्छा नहीं किया, और साथ वो कह रहे हैं हम नाम भी नहीं ले सकते, कोई और ना पकड़ के ले जाए। कुछ लोग, अच्छा ये 50-50 है, उसी जमात के 50% लोग डर के बैठ गए हैं और कुछ ऑनेस्टली कहते हैं कि मुल्क के खिलाफ हम नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसे थे लोग जिनमें से वो कह रहे थे हम नहीं मुल्क ऐसे इन मामलात में कभी चलेंगे। लेकिन जो डर के बैठे उनमें से भी कुछ मार्जिन ये है जो कि खौफजदा फिजा में, लेकिन कुछ अभी भी इस महाज पर डटे हुए हैं, छुपे हुए हैं और डटे हुए हैं। और जो जा चुके हैं वो तो वैसे मौसमी परिंदे थे, कुछ भाग गए हैं, कुछ भागने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने वो कह रहे हैं हमने सियासत करनी है और सियासत के लिए हमें कोई ना कोई सियासी जमात जब पुश्त अपनाई या जो भी वो लफ्ज़ दे लें तो वो चाहिए होता है। अब उसके अंदर अभी तक फैसलाबाद से वैसे इस्तेकाम पाकिस्तान जमात जो उसके अंदर 2-3 नाम गए हैं, एक अली अख्तर है, अजमल चीमा है,
जो हीरोदीन है और एक आध कोई और शख्स है, बाकी तो कोई भी उधर नज़र नहीं आया। तो अभी तो ये नज़र नहीं आ रहा कि वो 3 मेन नाम है, फैजुल्लाह कमोका, शेख खुर्रम शदाद और जो हैं हमारे रज़ा नुसरत गुमन। ये 3 मूवमेंट ज़्यादा होंगी बेसिक, ये किस तरफ जाएंगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो अभी लोग जो हैं उस तरफ नज़र नहीं आ रहे। इस्तेहकाम पाकिस्तान को भी कुछ लोग बी पार्टी कह रहे हैं नवाज शरीफ की। अब ये देखें तो आने वाले दिन बताएंगे किधर क्या हो रहा है। चलें जी, ये तो बिल्कुल ठीक है कि आने वाले दिन ही बताएंगे। इम्तियाज़ साहब भी मौजूद हैं। इम्तियाज़, क्या कहेंगे आप कि आने वाले दिनों में कोई आपकी इंडस्ट्री के अंदर बेहतरी होती हुई नज़र आ रही? बेहतरी ये करेंगे तो होगी, हम किधर जाएंगे? बिलाल भाई कह रहे थे कि लोड शेडिंग का शेड्यूल दे दें। शेड्यूल का क्या करना है, वो तो आगे नहीं आ रही यार। कम से कम हमारे फीडर्स को लैदा कर दें, SMS की जो मार्केटें बनी उनकी बिजली बंद ना हो, गैस बंद ना हो। हम तो लोगों के रोज़गार लेके आते हैं। उधर देखें कितना मजदूर काम कर रहा है। अगर सब कुछ अल्लाह ना करे एक दिन ख़त्म हो गया, ये लोग किधर जाए? कारखानेदार तो आप लोग फेडमिक की तरफ या आउट ऑफ द सिटी मूव क्यों नहीं करते, ताकि जहाँ पे आपको सहूलियत दी जा रही है वहाँ पे यूटिलाइज कर सकें? हमारा बहुत अच्छा बात है। हमारा बिजनेस का जो सारा तरीक़ेकार है ना, एक तो हम करते हैं अपनी कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर जो लोग हैं हम उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जनाब। हम तो इंटरनेशनल से भी अच्छे हैं कि अपने भाइयों को चीज़ें भेजते हैं। हमारी जो लेबल्स होती है ना, ये यानी बिल्कुल करीब इलाकों से आती है, ये दूर जाना नहीं चाहती। अगर हमें गवर्नमेंट ऐसा प्लान दे, एक जगह पे हमारे कारखाने इकट्ठे कर दे, जैसे फेडमिक में की है, ये तो बड़ी इंडस्ट्री है, SMS के लिए करीब इधर कोई करेगा तो हम हाजिर हैं, हम जाएंगे ज़रूर। और साथ लेकिन साथ ट्रांसपोर्ट भी देना। फैसलाबाद से जुमरा जो फेडमिक तक एक ट्रेन का मंसूबा था, एक खूबसूरत सी ट्रेन चले, मजदूरों को सुबह लेके जाए, जैसे बाकी ममालिक में होता है। तो मैं सारे भाग के जाएंगे, सारे कहेंगे हमारी मंडियाँ शिफ्ट कर दें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बिलाल डोगू मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। बिलाल, आने वाले दिनों में कारोबारी सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप शहर फैसलाबाद के अंदर? अच्छा, बजट के अंदर हनाम कुछ ऐसा तब्दीलियां नहीं है, लेकिन बारहा जो बजट मंजूर होने के बाद भी ये कहा गया है कि जो बरामदी सेक्टर है और मैन्युफैक्चरर्स हैं इसके ऊपर कम बोझ डालने की कोशिश की। एक जो EFS स्कीम की हम पहले ही बात कर रहे थे, वो बड़ी फ़ायदेमंद है। इम्तियाज़ साहब उसे बेहतर समझ जाएंगे बात को, आप भी क्योंकि इस कारोबार के लोगों से वाबस्ता रहते हैं, आपका भी शहर से बहुत इंटरेक्शन, तो आप समझ जाएंगे कि EFS स्कीम जो मैंने पहले कहा कि फ़ायदा बड़ी देर बाद उठाना शुरू किया, उसे एक और बड़ा फ़ायदा हुकूमत को भी होगा। अगर हम माली साल के टोटल बजट को देखें, जो माली साल 2023-24 का बजट, जो 22-23 का बजट था, उसके अंदर जो हमारी बरामदात हैं वो कमोबेश $30 अरब को टच करती देखी जा रही हैं, जो 29 अरब के लगभग रहेंगी। लेकिन जो हमारी दरामदात थी हमारी गुज़िश्ता साल दरामदात $90 अरब से ज़ायद हो चुकी थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की नालायकी नहीं बल्कि बुलशिट्स थे कि हमने इतना कमाया नहीं कि उससे डबल हमने पूरी जो बहुत बुलंदोबाग दावे करते हैं ना कि उस दौर में हमारी जी तरक्की बड़ी थी, हम बड़े ग्रोथ कर रहे थे, उनको ये मैं जरूर दिखाना चाहूंगा कि अपने गुज़िश्ता साल का जरा आप तजारती खसारा उठा के देखें। $90 बिलियन से जायद हम दरामदाद कर चुके थे। इस गवर्नमेंट ने आते दरामदाद के ऊपर पाबंदी लगाई, बिलाशुबा हम $5 अरब तक खसारे में जाएंगे, लेकिन हमने $45 अरब बचा लिया है दरामदाद से, जो हमारी दरामदाद जायद और हमें जरूरत नहीं थी, हम उन्हें डंप कर रहे थे। अब हमारा तजारती खसारा जो है वो कमोबेश इंपोर्ट बिल $45 अरब के राउंड अबाउट है, जो मैं फिगर्स 45 से $50 अरब के राउंड अबाउट है दरामदाती, यानी कि तजारती खसारा जो कमोबेश $40 अरब से बढ़ गया था, ये $20 अरब के दरमियान आ चुका है। तो हमने बचाया है, एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है उसे सेव की है। लेकिन अगर हमने बचा लिया तो हमें सही रास्ते पे आना होगा। इसके ही अंदर EFS स्कीम है, ताकि मैंने ये मोहल्ले वकू इसलिए बताया, अब हमें समझ आ जाएगी। EFS स्कीम के अंदर ये है कि अगर हनान ने 100 पीस शर्ट बनानी है तो 100 पीस का ही दरामद मटीरियल मंगवाएगा, इससे जायद नहीं मंगवा पाएगा अगर आप EFS के अंदर रजिस्टर्ड हैं। अगर नहीं रजिस्टर्ड तो फिर आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा। फिर चैम्बर कामर्स का ना हाउस एसोसिएशन फैसलाबाद का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैंने इस हवाले से बहुत मीटिंगें की, बात उठाई, यकीन करें चैम्बर में भी जो कागज लिख के देते वहीं रह जाते। बिल्कुल आपने देखा था, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलता है ना,
तो कहीं ना कहीं ग्रेडियंट का फर्क तो आता है। इसके लिए बेहतर मेरी सजेशन है, हो सकता है नाकस भी हो, आप एसएमई सेक्टर के जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के चेयरमैन है ना जफर इकबाल साहब, वो बड़े एक्टिव हैं, तो आप उनके साथ अगर लाइजॉन बनाएंगे, चौधरी शफीक साहब के साथ बनाएंगे, और वो एक्टिव होने के साथ साथ अपने जो छोटे ताजर हैं उनके हक के लिए बात भी करते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, डीसी ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, फेस्को ऑफिस हो या कहीं पे भी, अगर आप उनके साथ लाइजॉन बिल्ड करेंगे तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों के अंदर आपका जॉइंट वेंचर जो है वो बड़ा जबरदस्त जाएगा। बिल्कुल जी, आप हमारी उनसे मुलाकात करवाएं, मैं इसका हिस्सा बनूंगा। मेरा ये सेक्टर बिलाल आगे साहब चले। बैठे हैं, बिलाल साहब। मेरा जनाह कॉलोनी हौजरी एसोसिएशन सेक्टर, लोकल सेक्टर आगे बढ़े, मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़ती है मैं दूंगा, जहां भी जाना पड़ता है, खर्चा भी करना पड़ता है मैं करूंगा। मेरे बिजनेस के बारे में, मेरे एसोसिएशन के बारे में, मेरे लोकल कारोबार के बारे में, हौजरी एसोसिएशन सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट सोचे। इतनी आपने बड़ी सोचा, स्कीम आपको आई शुक्रिया। स्टेट बैंक की, जो आपको लोन दिए जाने थे, किसी एक में भी आपको मदऊ किया गया? सर मैंने तो सोलर के लिए काफी देर से रब्ता कर रहा हूँ, जिस बैंक से पूछा है वो कहता है जी सोलर सिस्टम से बंद हो गए। हमें तो तापत तो ये बताते हैं लोग, जब असर होगी होती है कि दिन तो गुजर गए, हमने किधर जाना। ये इफ्तारी टाइम आते हैं सर, इफ्तारी टाइम। तो इसके लिए यही तो मेरे कहने का मकसद आपको यही है कि वो लोग जो जफर इकबाल साहब हैं वो बड़े ज़बरदस्त इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मेयर साहब ने तो पिछले दिनों सरीना के अंदर जितने भी स्टेट बैंक के अहदेदारान हैं उनको भी बुलाया था, जितने हाँ, भी मुझे प्राइवेट पता चला बैंक्स था। थे उनको भी बुलाया था। तो अगर आप लोग लाइजॉन में रहेंगे तो एक दूसरे के मसाइल जो है वो हल करने के लिए आसानी होगी। हाँ ठीक है, वो सेमी चैम्बर चला रहे हैं, हम मधु है मेन चैम्बर कामरस से ना, उनसे connected हैं। ये भी थोड़ा सा क्योंकि अगर PHM मेन वाले नहीं सुन रहे तो फिर सेमी वालों के पास हाँ, जाके देख फिर तो वो मैं उसके पास जरूर जाऊँ जो मेरी बात सुने। हाँ, एक और ये अच्छी बात। चीज हुई है, जो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदर है ना डॉक्टर खुरम तारिक, उनको पाकिस्तान की कमेटी का चेयरमैन लगाया गया है। मेरे ख्याल में इनको अब उनसे भी पाइपलाइन, क्योंकि देखें अब आपका फैसलाबाद का बंदा आपके चैम्बर का प्रेसिडेंट जो इस्लामाबाद की मीटिंग्स चेयर करेगा, जो कि डायरेक्टली इसहाक डार के साथ, और मेन चेयरमैन उसके अंदर पूरे पाकिस्तान की हायरार्की मौजूद होगी टैक्स के रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में जैसे जवेद जफर साहब का भी नाम एक फैसलाबाद की कमेटी के अंदर आया है, उनका पाकिस्तान की कमेटी के अंदर आया है, तो इनको चाहिए उनसे इंटरेक्शन करें, उनके साथ बैठें, उनसे सिटिंग करें। फिर एसएम तनवीर साहब सूबाई वजीर रहे हैं, आज भी फैसलाबाद के दौरे के ऊपर हैं, बड़े एक्टिव हैं, सुनते हैं, बल्कि कीनली देखे। और एसएम मुनीर के वो बेटे हैं जो कि पाकिस्तान का एक कारोबारी शख्सियत का एक बहुत बड़ा नाम है, उनके बेटे चीज़ों को वाइजली देखते हैं, और हमारे चिन्योट के हैं, फैसलाबाद डिवीजन के हैं, तो ज़्यादा फैसलाबाद से कनेक्टेड है। तो मेरे ख्याल में इनको भी चाहिए उनसे एक सेपरेट टाइम लें, ताकि एक ये भी अजम्पशन निकल जाए कि ये किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं, बल्कि हर हुकूमत के साथ चलने वाले लोग हैं। तो हुकूमत तो चाहती है हमें लोग मिलें, अमूमन ये हो जाता है कई बार कि हुकूमतें ये चाह रही होती हैं कि हमारे पास लोग एक बार इंटरेक्शन में आ जाएं, क्योंकि अफसरान फिर वही अफसरान शाही जो है, ये लोगों को जो लोग हैं पॉजिटिव थिंकर्स हैं, इनको सही जगह नहीं पहुंचने देते, इनका रास्ता डीरेल करके रखते हैं, ताकि अगर ये इधर पहुंच गए तो फिर ऐसी मार जाएंगे, साड़ी रोटी मार जाएंगी, तो ये उनको डीरेल करके रखते हैं। ये रब्ता करें, बल्कि हम भी इनकी मावनत करेंगे, एसएम तनवीर साहब से मिलें, अपने इशूज देखें, ताकि गवर्नमेंट भी वाइजली इस हवाले से रेडी हो कि ये भी एक एसोसिएशन मौजूद है और ये थिंक टैंक के तौर पर शामिल हो सकते हैं। क्यों जी इम्तियाज साहब? बहुत अच्छी बात है जी, बिलाल भाई की इंशाल्लाह ज़रूर मेरी मीटिंग करवाएं, हम मिलते हैं, मेरे सेक्टर का बेहतर हो सके, क्योंकि हौजरी में बहुत सेक्टर आते हैं, सॉक्स है, इनर वेस्ट है, टावल है, ये उधर सारे सेक्टर बैठे हैं, कुछ हमारा हिस्सा कैजल मार्केट में बैठा हुआ है, लेकिन मेन जनाह कॉलोनी है। आप हमें मौका दें, हम उधर उनको जैसे भी बुलाएंगे भी अपनी एसोसिएशन के पास, मैं हर तरह का जी उसका ना वो मददगार साबित होंगे इंशाल्लाह ताला, जहाँ बुलाएंगे। चलें जी, ठीक हो गया। और इससे मसाइल जो हैं जिनसे ये दो चार हैं उनसे निकलने की ज़रूरत जो है वो लाजमी तौर पे है, और फिर ही ये मुल्क और शहर जो है वो तरक्की की राह पे गामजन होगा। बिलाल ये बताइएगा कि कितनी नई इंडस्ट्री लग रही है शहर फैसलाबाद में? हाँ, नई इंडस्ट्री लगने के लिए तो कम से कम यहाँ खरबों के हिसाब से लोगों की फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री आई पड़ी है, इंस्टॉल हो गई, लोग चलाने से रोक के बैठ गए, हाथ रोक लिया, क्यों अगर चलाएंगे तो चल नहीं पा रही। एयर जेट लूम जिसे कहते हैं दुनिया में इस वक्त चल रही है, और वो 100 लूम का कपड़ा 1 मिनट में बना देती है, तो वो पाइपलाइन में लेकिन लोगों ने रोक ली है क्योंकि चला नहीं पा रहे। बिल्कुल, मौशी हालात की वजह से जो है मसाइल बहुत सारे दरपेश हैं। अगर उन मसाइल को हल कर लिया जाएगा तो मेरा ख्याल है बेहतरी आ सकती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग शो के अंदर आए, बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा। नाज़रीन यहाँ पे ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको जैसा कि पता है कि हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और सेकंड हाफ में हमारे गेस्ट जो है वो तब्दील होने होते हैं। ख़वातीन के हवाले से मैं लाजमी तौर पर यहाँ पे गुफ्तगू करना चाहूँगा कि अक्सर औकात में अपने शोज़ के अंदर ये गुफ्तगू करता होता हूँ कि 52% आबादी जो है वो पाकिस्तान की अब निस्फ से भी ज़्यादा ख़वातीन के ऊपर मुश्तमिल है। तो ख़वातीन घरों के अंदर जो बैठी हैं, तो इट मीन है हमारा 52% टैलेंट जो है वो घरों के अंदर बैठा है, और घरों के अंदर बैठने की वजह से वो टैलेंट सामने ही नहीं आ पा रहा, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा कि कैसी कैसी टैलेंट घरों के अंदर छुपा बैठा है। बल्कि अगर वो बाहर आएंगे तो मेरा ख्याल है मुल्क पाकिस्तान का नाम अपने नेशनल लेवल पे तो ये खेलेंगे ही, और बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जाके रोशन करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन पढ़ाई के हवाले से हों, स्पोर्ट्स के हवाले से हों, जॉब्स के हवाले से हों, स्किल लेबर के हवाले से हों, एक अच्छी बेगम, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बेटी के हवाले से हो, हर हवाले से जो है वो नुमाया हमारे मुआशरे के अंदर नज़र आती है। बहुत सारी चीज़ों में तो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से वो आगे नज़र आती हैं, घर को संभालना हो। लेकिन अगर दूसरी जानब अगर देखा जाए, तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए, तो मेरा ख्याल है इनकी डोमिनेंस उतनी हमारी सिटी के अंदर नज़र नहीं आती जितनी होनी चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जो ख़वातीन इस जद्दोजहद को अपनी ज़िंदगी में साथ लेके चल रही हैं, उनका चेहरे जो है वो आपके सामने लाया जाए और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मेहनत करती हैं, किस तरह से अपना नाम बनाया, ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो रखेंगे आपके सामने। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका ताल्लुक जो है वो स्पोर्ट्स की दुनिया से है। कौन है वो, आपको तारफ़ करवाते हैं। जनाब, हमारे साथ अरूज जाहिद मौजूद हैं जो कि नेशनल एथलीट भी हैं और ब्राउन मेडलिस्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ जवेरिया किरण हमारे साथ मौजूद होंगी जो कि नेशनल एथलीट हैं और इसके साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो अरूज की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरूज, मुझे बताइएगा कि स्पोर्ट्स के अंदर आना कैसे हुआ, आपकी इंस्पिरेशन कौन था और कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की आपने? स्पोर्ट्स के अंदर मैंने आगाज़ किया था अपनी यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में मैंने स्टार्ट किया था, GCW यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती हूँ, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया था। हमारी जो HOD हैं मिस फहमीदा, उन्होंने इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की थी और इतने अच्छे कोचेस प्रोवाइड किए। हमारे कोचेस राना सलीम और सर राना जलानी, उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाई है। उनकी मेहनत की वजह से हम इस लेवल तक पहुँचे हैं, और ये सब कुछ हमारी यूनिवर्सिटी की टीचर्स की बदौलत है जिन्होंने हमें इतने अच्छे कोचेस प्रोवाइड किए। तो उनकी मेहनत की वजह से हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। वॉलीबॉल की आप ले रहे हैं, और इस खेल को मुख्तस कैसे किया कि आपने मैं इस प्रोफेशन को लेके आगे चलूंगी? ये शौक ज़्यादा शौक था इसका, वॉलीबॉल का। स्टार्टिंग में इतना नहीं था, लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट किया खेलना तो वो शौक और ज़्यादा बढ़ता गया, और अपने सीनियर्स को, वॉलीबॉल के जो सीनियर्स हैं उनको देख के भी ज़्यादा शौक पैदा हुआ, और उनको देख के ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली, और हमारे कोचेस को देख के भी इतनी ज़्यादा इंस्पायरेशन मिली, तो उसकी वजह से ज़्यादा शौक हुआ खेलने का। इसकी वजह ये तो नहीं थी कि आपकी हाइट ज़्यादा है, उन्होंने कहा नेट हुए ज़रा उछल के खूब हाथ लगा लिया करेगी? नेट के साथ साथ फिटनेस का होना भी ज़रूरी है, जिसकी वजह से मतलब फिटनेस तो लाजमी कंपल्सरी है हर गेम के लिए। तो हर गेम के लिए फिटनेस ज़रूरी है, जिसकी वजह से मतलब हाइट ही नहीं बिल्कुल होती, तो उसके लिए फिटनेस का होना भी ज़रूरी है। फिटनेस मेंटेन रखने के लिए क्या करती हैं? फिटनेस मेंटेन करने के लिए हम एक्सरसाइजेज और सेशंस होते हैं, जिसमें जिम सेशन होता है और फिटनेस सेशन होते हैं। डे बाय डे, हर डे मतलब डिफरेंट सेशंस होते हैं जो करके अपनी फिटनेस को हम मेंटेन करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। जवेरिया भी हमारे साथ मौजूद है। जवेरिया, क्या कहेंगी आप किस तरह से इस प्रोफेशन के अंदर आए? मैंने अपनी जो गेम का आगाज़ था वो मैंने स्कूल लेवल से शुरू किया था। उधर टीचर ने मुझे निकाला, उसके बाद मुझे शौक़ हुआ, लेकिन उधर इतनी गेम आगे तक नहीं मतलब वो ले जा सकते थे। फिर मैं इधर गवर्नमेंट स्कूल में आई, गुलिस्तान कॉलोनी मिस नादिया के पास, उधर से स्कीम से मैं मिली। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग करवाई और जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। अच्छा, किस खेल को अपना प्रोफेशन बनाया आपने और आपकी इंस्पिरेशन कौन था? मतलब किसे देख के आपने समझा कि यार ये अच्छा खेलता है, मैं इस जैसी खेल सकती हूँ? शुरू में टीवी पे देखते होते थे हम लोग, तो उधर से भी शौक़ था, और वैसे भी शुरू से मैं मतलब भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था। किसी ने भी कोई चीज़ लानी ना, मतलब भेजना, तो भाग के जाना, तो भागने का बहुत शौक़ था। इसी तरह टीचर ने मुझे मतलब निकाला जब गेम में, तो उधर भी ऐसे ही उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मैंने रेस लगाई ना, उन्होंने वैसे ही भगाया तो मैं फर्स्ट हो गई। उसके बाद जो अगला लेवल मेरा गुलिस्तान कॉलोनी में शुरू हुआ, उधर आके मुझे सही से पता चला कि स्पोर्ट्स होती क्या है।
मतलब प्रॉपर सर ने ट्रेनिंग करवाई, हर चीज़ की डाइट वगैरह का पता चला कि स्पाइक्स पहनते हैं और जॉगर पहनते हैं, उसके साथ फिर उधर पता चला सही से शूज कि आपने अच्छे पहने हैं वैसे। अच्छा मुझे ये फिर उधर बताइएगा से पता चला कि क्योंकि आप हर्डल्स को क्रॉस करते हैं उसके लिए बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है और बहुत लेग्स में ज़्यादा। पावर भी चाहिए होती है। आपने जंप करना जैसे कि मेरा हर्डल्स इवेंट है, पहले मैं 100 मीटर हर्डल्स करती थी, और जिस तरह मेरा इवेंट हर्डल्स है इसी तरह मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। और उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद मुझे और भी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। अच्छा इस जर्नी के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि मुश्किलात क्या क्या रही और उन मुश्किलात को पार कैसे किया आपने? सर मुश्किल ऐसी आई कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड वर्क करती थी, और जैसे ही मेरा कोई कंपटीशन आता था ना तो मेरे हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो जाती थी, कोई भी मसलन होना ना, तो इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो जाती थी। काफ़ी दफ़ा मैंने अपने कोच को कहा कि सर मैंने गेम नहीं करनी डिसहार्ड हो के ना, क्योंकि जब लगातार हम लोगों ने मेहनत करनी 2-2 साल, मतलब ईद नहीं देखनी, कोई शादी नहीं देखनी, कोई चीज़ नहीं देखना, लास्ट पे आके पता नहीं क्यों बैड लक हो जाती थी। तो तकरीबन मुझे 4 साल मतलब मुझे इंजरी का इसी तरह शिकार रही मैं, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके बाद मैं दिल छोड़ दिया, मैंने कहा सर मैंने गेम नहीं करनी, तो मेरे सर ने कहा नहीं तुम करोगी, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कर सकती हो। फिर मैंने अपना इवेंट चेंज किया, मैं 100 मीटर हर्डल करती थी, फिर 400 मीटर हर्डल्स में आई, और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मैंने फिर नेशनल लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, तो अरूज आपका क्या सफर रहा? मेरा यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली मुझे ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो मेरे वालदैन मामा पापा दोनों ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो उन्हें पता था कि इसको खेलने का शौक था, तो वो कहते हैं ठीक है जाओ खेल लो। तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बंदे का कॉन्फिडेंस बढ़ जी। जाता है कि फील्ड में आके यार मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं तो ऐसी तैसी लगा दूंगी फील्ड में। फैमिली जी वाकई फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर वो जब हमारे कंपटीशंस होते हैं और वो देखने आते हैं तो और ज़्यादा जोश और जज्बा आ जाता है कि हमारी फैमिली देखने आई है, तो हम और जोश और जज्बे के साथ खेलते हैं। जवेरिया आप नहीं समझती ये मुश्किलात इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं? बहुत कुछ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी एक मैडम है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी कि कुछ उनके ऐसे अल्फाज की वजह से आज मैं जो मेरे पास 2 गोल्ड मेडल हैं वो कुछ उनकी भी मेहरबानी है। और मेरे सर ने इतनी ज़्यादा मुझे मेहनत करवाई ना, जब मेरी शादी हुई मेरा बेटा हुआ तब मुझे बहुत ज़्यादा टफ टाइम का सामना करना पड़ा। तो सर ने मतलब लोगों ने यहाँ तक कोशिश की कि इसको टीम में भी नहीं आने देना ना, तो मेरे सर ने कहा था कि ये जो है ना ये तुम लोगों से हारेगी नहीं, इसको इतनी मेहनत करवाऊंगा कि ये हारेगी नहीं तुम लोगों से। अच्छा ये भी एक परसेप्शन पाया जाता है कि जब शादी हो जाती है लड़की घर संभालना शुरू कर जाती है तो वो अनफिट हो जाती है फील्ड हाँ, के हुई लिए। थी। तो आपने ये परसेप्शन गलत साबित किया, आपको नहीं पता आप बिल्कुल, कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन इस वक्त बन रहे सर होंगे। मेरी एक दोस्त थी महानूर, जब मेरा बेबी होने वाला था तो उसने मुझे हर रोज़ फ़ोन करना, हफ्ते बाद करना, उसने कहना तुम एक आम लड़की नहीं हो, तुमने स्पोर्ट्स करनी है, तुमने दिल नहीं छोड़ना। तो जब मेरी मतलब बेबी हुआ ना उसके बाद मेरा इतना ज़्यादा वेट गेन हो गया, तो मैंने अपने ना शोहर को कहा, मैंने कहा अब मैं नहीं गेन कर सकती, ख़त्म, बस मेरी स्पोर्ट्स ख़त्म होगी। उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसी क्यों कह रही हो, तुम अपना शौक पूरा करो, तुम जो करना चाहती हो तुम करो, तुम्हें शौक है ना पाकिस्तान के लिए खेलने का, कहते तुम करो। और मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है मेरे साथ, जिसकी वजह से भी मैं और आपने ये कोशिश करनी है कि आप कोई भी अब इनाम जीतती हैं, कोई भी मेडल जीतती हैं तो उसको डेडिकेट जो है वो आपने अपने हस्बैंड को करना है, क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से ये मुमकिन हुआ। और माशाल्लाह ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं, मेरी नंद वगैरह जिन्होंने घर संभाला हुआ है, और वो कहती हैं आप ही जब तक हम हैं, वो कोई काम भी नहीं करने देती, आप ही जब तक हम हैं आप लोग करो। आप देखें ये वो हमारे मुआशरे का पॉजिटिव चेहरा है जनाब, जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि एक शख्स में अगर टैलेंट है तो उसकी पूरा का पूरा घर जो है इस जुस्तजू में लगा हुआ है कि हमारी बेटी जो है वो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करे। तो ये चीज़ जो है मेरा ख्याल हर घर के अंदर होना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को सपोर्ट करना चाहिए। जब हम उनको सपोर्ट करेंगे, माशरे में निकलने की कॉन्फिडेंस देंगे, तो मेरा ख्याल है हम अच्छे लोग माशरे में पैदा कर सकेंगे। तो आप इस हवाले से भी मुझे बताइएगा कि अब नेशनल तो खेलते हैं, अब इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए क्या प्लान? 2013 में मैंने जूनियर थी तब मेरा इंटरनेशनल मतलब टूर लगा था। उसके बाद फिर मतलब मैंने नेशनल लेवल पे खेली, सिल्वर ब्राउन्स होती रही। उसके बाद फिर मुझे इंजरी का शिकार होने लग गया,
उसके बाद फिर दोबारा से अब फिर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, दिन रात मेहनत की बहुत ज़्यादा। और मेरे सर थे वो बीमारी की हालत में थे, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई। फिर हम लोगों के कैंप लगे, उधर हमें सर साजिद ने ट्रेनिंग करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा टाइम किया और जो लोग बातें करते थे उनका मुंह बंद कर दिया। क्या बात है जनाब, बिल्कुल। अच्छा, ये एक चीज़ होती है ना, जब कोई खातून स्टार्ट करती है, अपनी जर्नी स्टार्ट करती है, अपना सफ़र स्टार्ट करती है, बहुत सारे लोग उसकी राह में रुकावटें डाल रहे होते हैं, लेकिन जब वो कामयाब हो जाती है वही लोग उससे फिर दोबारा तल्लक बनाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं मेरी कज़न है, मेरी दोस्त है, ये है वो है। ऐसा होता है? ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग हैं जो पहले मतलब कुछ कह रहे होते हैं, जब हम कुछ नहीं ना होते तो हमें बुलाना ये तो भी, क्या कर सकती है, नहीं नहीं जी, ये हाँ, तो घर में बुलाना सही भी से गवारा संभाल नहीं सकती करते। है। और जब हम लोग फिर जीत जाते हैं, फिर वही लोग पहले कहते हैं कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकती, जब हम लोग जीत जाते हैं, अच्छा टाइम करते हैं, फिर वही लोग कह रहे होते तुम तो रिकॉर्ड कर सकती हो। मतलब 62 की मैंने रेस लगाई है ना, तो मिनट ब्रेक की मतलब रिकॉर्ड है, तो वो कहते तुम तो रिकॉर्ड कर सकती हो। फिर मैं वही हैरान थी, मैंने कहा यार ये वही लोग हैं जो कहते थे तुम जितने साल मर्जी ट्रेनिंग कर लो तुम कभी फिट नहीं हो सकती। पता नहीं ये लोगों का ऐसे लोग अरुज जैसे है? हाँ जी, होता है ये। तो ये तो हर स्पोर्ट्समैन में होता है ऐसा कि एक दूसरे को लाजमी ऐसे बोलना होता है, ये तो कंपल्सरी स्पोर्ट्स में ये चलता है। बहुत सारी फ्रेंड्स भी होती हैं ना, पहले जी। तनकीद का निशाना, कजन्स, आपके रिलेटिव्स या जानने वाले मोहल्ले के लोग, जी। और बाद में जब आपका नाम बन जाता है फिर तो यार क्या बात है अरूज, आपने तो बड़ी मेहनत की, आप तो हमारा फख्र हो, जी। फिर इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। आपको भी कुछ फेस करना पड़ा ऐसा? नहीं, मुझे तो नहीं, मुझे वो मोहल्ले वाला थोड़ा है कि उससे थोड़ा हुआ था, यानी जब Culture ऐसे है ना out of- हमारे हाँ यहाँ। जी, जब आउट ऑफ सिटीज जाना पड़ता है या ट्राउजर शर्ट्स में आते जाते देख ले तो वो इस तरह थोड़ा करते हैं कि ये क्या पहन के जा रही है, तो ऐसे क्यों पहनते हैं, तो इस वजह से थोड़ा तो मेरा ख्याल है मुश्किल हुई उनको सबसे पहले अपने आप को देखना चाहिए। जो जी। शख्स अपने आप पे फोकस करता है ना, उसको टाइम ही नहीं मिलता इतना कि वो दूसरों पे तनकीद कर सके। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, इसका हिसाब उसने आपको नहीं बल्कि अल्लाह मियाँ को, अपने पेरेंट्स को देना होता है। तो वो वही रहे। आप मतलब हर इंसान को अपनी हद जो है वो तय कर लेनी चाहिए। उसे अपनी हदों के अंदर दूसरों पे तनकीद करना, उसे जज करना, ये मुनासिब चीज़ नहीं है। तो जब आप फिर अनाम हासिल करते हो, किसी अच्छी जगह पे जाते हो, फिर वही लोग होते हैं कि यार इसका नाम बहुत हो गया, ये तो हमारे मोहल्ले की है, फिर ये बातें करना शुरू कर देते हैं। तब फिर आपके घर में वो कुछ भी पकता है तो सालन भी दे के जाते होंगे कि ताल्लुकात अच्छे करें हमसायों के साथ। ऐसे होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला आपको बड़ा नाम मजीद देगा, अब भी बड़ा नाम है लेकिन मजीद बड़ा नाम देगा, आप जरा वायरल होंगी, जैसे सानिया मिर्जा हैं या हमारी बहुत सारी एथलीट्स हैं जो कबड्डी की प्लेयर्स हैं, उनका बड़ा नाम है। तो इस तरह का नाम जब आपका हो जाएगा फिर देखिएगा ये लोग आपके पीछे पीछे होंगे। तो जवेरिया, मुझे ये बताइएगा कि घर को कैसे संभालते हैं, अपनी फील्ड वर्क को कैसे संभालते हैं, स्पोर्ट्स को कैसे लेके चलते हैं? जब मैं बेबी के बाद जब मैंने ट्रेनिंग की ना, तो पहले मैंने सुबह आना, ट्रेनिंग करनी, छोटी बहन के पास छोड़ के आती होती थी, उसको जाके फिर संभालना, इतनी ज़्यादा मतलब थकावट हो जानी, क्योंकि वो ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट की थी, टांगे उठा उठा के बेड पे मारनी, इतनी पेन होनी, मतलब बहुत मुश्किल मतलब वो था मुझे। जब बेड पे मारते होते थे कि वो इतनी पेन हो रही है, पेन हो रही थी। मतलब जब स्टार्टिंग किया था ना बेबी के बाद तो बहुत ज्यादा टफ टाइम था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी और वैसे भी मुझे फिर इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और कुछ लोगों ने जो बातें की थी फिर उनको जवाब भी देना था। वो किसी ने मुझे यही कहा था कि तुम अपनी परफॉर्मेंस दो तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, और वही बात हुई, परफॉर्मेंस दी तो सब बंद। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर यही है मेरा कि मतलब जो मेरी जॉब है वो अच्छी हो जाए, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूं, क्योंकि हम लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलें देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, और मुझे ये है कि मैं जिस तरह हम लोगों ने मुश्किल देखी है, मैं अपनी औलाद को मतलब ऐसी मुश्किल का सामना इंशाल्लाह नहीं देखेंगे, उनका फ्यूचर अच्छा हो और पाकिस्तान के मतलब नाम रोशन करना चाहती हूँ। और कलर तो माशाल्लाह से लगा हुआ है, और बाहर से मेडल लेके आना चाहती हूँ। बाहर से मेडल लेके आना, ओलंपिक्स में जाना चाह रहे हैं? ओलंपिक्स, एशिया गेम, मतलब बाहर से कोई भी मेडल इंशाल्लाह। बिल्कुल, और आप मेहनत करें, मेहनत का फल तो अल्लाह ताला ने देना होता है। जैसे आप, क्योंकि आपने बेटे की अपने की बात की, तो सानिया मिर्जा भी हैं, उन्होंने भी देखें कि अपने बेटे के बावजूद भी गेम को जारी और सारी रखा, छोड़ा नहीं, तो आपने भी छोड़ना नहीं, मेहनत को इंशाल्लाह मेहनत करनी है, मेहनत करो तो सब कुछ हो जाता है। इधर हम लोगों के पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि मतलब शादी के बाद नहीं होती गेम, कुछ नहीं कर सकते, पहले स्केल ले लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर जाके। लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि जब लोग मुझे देखते हैं ना
तो फिर लोग कहते हैं कि यार माशाल्लाह मतलब ये फिट भी है, नेशनल चैंपियन भी हो गया, इसका एक बेटा भी है, इसका मतलब ससुराल इतना सपोर्ट करता है। तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह बोला करो, नजर ना लग जाए। लोगों से तो यही सुना था ससुराल वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पांचों लगता उंगलियां है एक जैसी नहीं ना हाँ होती। बिल्कुल। मुझे भी मेरी कुछ दोस्तें थी जिन्होंने बहुत ज्यादा डराया हुआ था कि ससुराल में जाओगी तो फिर पता चलेगा, पहले पहले बहुत चंगे होंगे आ, बाद च पता चलेगा। मैं ना बहुत ज्यादा डर गई। तो जब मैं गई हूँ उधर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात भी नहीं थी। बिल्कुल ठीक बहुत कहा अच्छे हैं आपने। माशाल्लाह। अरूज, आप बताएं कि आप भी शादी के बाद कंटिन्यू करेंगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, इस बात पे ये जवेरिया क्यों हंसी? क्या बात है जवेरिया इसके पीछे? कोई बात नहीं, वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद गेम नहीं करनी चाहिए, घर को संभालना चाहिए। हाँ। क्यों, लड़कियां किसी से कम है? हर फील्ड में जहाँ लड़के हैं वहाँ लड़कियां भी हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अरूज, आप बताइएगा क्या इंशाल्लाह। कहेंगे, लेकिन इस पे मैं सवाल आपसे करूंगा। मेरा ख्याल है ब्रेक ले ले पहले, तो ब्रेक के बाद दोबारा नाज़रीन हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जवेरिया और अरूज मौजूद हैं, उनसे बारी बारी गुफ्तगू करते हैं। तो जी जवेरिया, आपकी दोस्त उस दिन आई थी और आपके बारे कुछ कह रही थी, आप उनके बारे कुछ कहना चाहते हैं? जी, महानूर और मिल्हान मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो हम लोग मतलब बहुत पुरानी दोस्त हैं, तकरीबन 12 साल हो गए हैं मिल्हान के साथ मुझे, और 8 साल हो गए महानूर के साथ। तो माशाल्लाह हम लोगों का ऐसा तल्लुक है, फैमिली जैसे हम लोग एक फैमिली होती है, घर आना जाना, कोई भी खुशी गमी हो हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महानूर की कोई एक अच्छी और बुरी याद शेयर करें हमारे पास, क्योंकि दोनों एथलीट हैं आप लोग, तो काफ़ी गपशप होती होगी। उसकी बुरी आदत पहले ये बता दूं कि कुछ भी वो करती है ना, बुरा करने जा रही होती है तो मैं उसे पहले समझाती हूँ कि यार ये नहीं करना। तो उसने वो लाजमी काम करना होता है, वो मुझे बहुत बुरा चैन नहीं लगता आता, है। चैन नहीं आता वो मुझे उसे। उसे देर से समझ लगती है, बस ये उसकी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। और अच्छी आदत? अच्छी वो ये कि वो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती है और वो अच्छी लगती है। ठीक है। तो अरूज, मुझे बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, किन चीज़ों को लेके आप आगे चलेंगे? मेरे फ्यूचर प्लान्स तो इंशाल्लाह यही है कि अच्छी जॉब मिले स्पोर्ट्स के बेस पे और पाकिस्तान कलर भी मिले। कितनी देर से खेल रही हैं और क्या क्या मेडल्स हासिल कर चुके हैं आप, किस लेवल पे? मैंने स्टार्ट यूनिवर्सिटी से ही किया था और यूनिवर्सिटी में ही सीखा वॉलीबॉल का। और फर्स्ट स्टार्टिंग में मैंने छोटे मोटे मतलब मैचेस खेले, ओपन मैचेस जो होते हैं, और इसके बाद इंटरवर्सिटीज़ खेली। और इंटरवर्सिटी में हम लोग कामयाब नौजवान में भी ब्रॉन्ज मेडल हुए थे। और उसके बाद नेशनल्स भी खेली, 2-3 नेशनल्स खेल चुकी हूँ, एचईसी को रिप्रेजेंट किया है। और दो साल, इस साल और पिछली नेशनल पे मैं एज अ कैप्टन एचईसी को रिप्रेजेंट किया है। और उसके बाद पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्टेड हुई हूँ। लास्ट टाइम जो पिछले साल नेशनल हुई थी उसमें पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्टेड थी और पाकिस्तान कैंप लिए हैं। और इंशाल्लाह आगे यही प्लान है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और अच्छी जॉब लूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जर्नी क्या रही और इस जर्नी के अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सी मुश्किलात रही और सबसे ज़्यादा आपकी नज़र के अंदर जो बेहतरीन मैचेस रहे वो कौन से रहे, टफ मैचेस कौन से थे? ज़्यादा सारे मतलब अच्छे मैचेस थे, लेकिन जो ज़्यादा मतलब टफ मैचेस थे वो एक कामयाब नौजवान पे हमारा मैच हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ। वो बहुत अच्छा मैच था और वो बहुत टफ था, और एक वो ज़्यादा अच्छा था। और एक उसके बाद नेशनल्स में भी अच्छे मैचेस थे और नेशनल पे आर्मी के साथ बहुत अच्छा मुकाबला होता था हमारा, तो उनके साथ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे ज़्यादा टफ टीम आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की लगी, इसके अलावा नहीं कुछ? नहीं, टफ टीम मुझे नहीं लगी, कोई भी नहीं लगी। कोई भी नहीं लगी, ये यानी है कि सारे हम- मैचेस आप जीतते थे? नहीं, हम ये है कि हम एक दूसरे को एक बराबर रह के कम्पीट करते थे, यानी इक्वल पॉइंट्स के साथ कम्पीट करना। हार जीत तो मतलब होती है कि कोई एक हारेगी और कोई एक जीतेगी, लेकिन ये है कि हम उनके साथ फाइट करके, मतलब अगर फाइट होती थी बहुत अच्छी, हम लोग उनके साथ फाइट करते थे। बिल्कुल ठीक कहा। तो जवेरिया, आप बताइएगा कि आपको किसके साथ मुकाबला करना जो है वो टफ लगा? आपको लगा यार आज रेस में ये उतर आई है, थोड़ी मुश्किल होगी? नहीं, माशाल्लाह मुझे अपनी ट्रेनिंग पे बहुत फ़ख्र था। मेरे उस्ताद ने मुझे मेहनत इतनी ज़्यादा करवा दी थी, फिटनेस इतनी ज़्यादा थी कि माशाल्लाह मुझे ये था कि मैं इंशाल्लाह, कभी अगर मेरा दिल करता भी था ना कि फ़लाँ मतलब अच्छा कर जाएगी, मैं क्यों नहीं करूँगी, तो सर कहते थे नहीं तुम अच्छा करोगी, तुमने जो ट्रेनिंगें कर ली हैं ना वो तुम में से नहीं जाएंगी, तुम करोगी। तो मुझे हमारी वापडा की लड़की है वो और मेरा मतलब वो टफ कंपटीशन होता था, साथ आर्मी थी बस।
वापडा और आर्मी का जो हमेशा टफ, हाँ, कंपटीशन। टफ कंपटीशन होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फर्स्ट टाइम जॉब कब मिली आपको? कौन सा खेल देख के उनको लगा कि यार इस लड़की को हायर करना चाहिए? शुरू से मैं गेम करती थी, मतलब पंजाब लेवल पे मतलब फर्स्ट आती थी, कोई भी कंपटीशन हो ना, स्कूल लेवल, पंजाब लेवल। तो उसके बाद हम लोगों ने नेशनल लेवल खेली, उस पर मैं ना सिल्वर मेडल मतलब लिया था मैंने। तो तब मेरे उस्ताद को मतलब कहा था वापडा वालों में, वो भी वापडा में ही है, उन्होंने कहा था कि ये बच्ची है ना, हम लोग 4-5 लड़कियाँ थी, उन्होंने कहा कहते इनको वापडा में करवाओ। तो हम लोग बहुत छोटी थी तब, एज 17 साल की थी। तो हम लोग रो रही थी ना कि सर हमें किधर करवा रहे हैं, मतलब वापडा में, वो तो इतनी बड़ी बड़ी हैं आप ही हैं, हम उनसे कैसे मुकाबला करेंगी, हमने नहीं जाना ना, हम साइड में बैठ थी ऐसे रो रही। और जब फिर जॉब लगी, स्कॉलरशिप लगा 10,000, उसके बाद फिर स्केल मिला, सैलरी लगी, फिर घर वालों को जब देना तो मतलब बड़ा अच्छा फील होता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि हाँ हम लोग स्पोर्ट्स मतलब करते हैं, तो हमारी जॉब लगी है, तो इस वजह से लगी है। फिर पता चला कि नौकरी क्या होती है। बस पहले यही शौक था, खेलना है, मेडल लेने हैं, जो प्राइज़ मिलना उससे खुश हो जाना ना। तो फिर जब जॉब लगी अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं अपनी फैमिली, जो मेरी अम्मी है, और ससुराल में भी करती हूँ, लेकिन फैमिली जो मेरी अम्मी है उनके साथ मेरा ज़्यादा है। उनको कुछ भी मतलब मेडिसिन की ज़रूरत हो, कोई भी हो, तो उनके साथ हेल्प करती हूँ। बिल्कुल, आपने ठीक मेरे कहा। भाई हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, मेरी आपी हैं वो बहुत ज़्यादा, जब भी जीत के आती हूँ वो सारी ऐसे इकट्ठी हो जाती है। मेरी अम्मी कह रही है ऐसे होता है जैसे इधर मेला लगा हुआ होता है, माशाल्लाह बहुत खुशी होती है। ससुराल गई थी, उधर भी ऐसे ही उन्होंने फूलों के साथ इस्तकबाल किया, मेरा रूम सारा मतलब डेकोरेशन किया हुआ था, कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ था, वेलकम लिखा हुआ था। तो मैं देख के मैं इतना खुश हुई। बेटा मेरा कहता मम्मा जीत गई, बल्ले बल्ले, मैं और ज़्यादा खुश हूँ। फिर बंदे को हौसला और मिलता है ना कि यार नेक्स्ट टाइम मैं इससे और भी बड़ा माशाल्लाह अवार्ड। मतलब इतना अच्छा फील हुआ ना, तो और भी अब ज़्यादा मेहनत करने को दिल करता है कि इससे भी ऊपर वाले लेवल पे जाऊँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। बिल्कुल ठीक कहा। अरूज, ज़्यादातर लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ फैमिली प्रेशर भी होता है कि थोड़ा सा खेल खेला उसके बाद शादी की तरफ उनको ले जाया जाता है, डिग्री पूरी हुई तो शादी की तरफ, कोई अचीवमेंट थोड़ी बहुत ली तो आपका क्या प्लान है? आप लोग शादी की तरफ जाओगे या मज़ीद अभी अपने जो खेल है इसे कंटिन्यू करोगे? मैं अभी अपनी खेल को कंटिन्यू करूंगी। मतलब शादी का अभी कोई सीन नहीं है। मामा पापा को, मैंने पेरेंट्स को अपने पहले ही बताया हुआ है कि अभी शादी का किसी ने कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अभी मतलब अभी कोई जॉब के लिए अपना कैरियर थोड़ा सेट करना है, और उसके बाद यानी जो मतलब सोचा हुआ है कि इस लेवल पे पहुंचना है, मेहनत करनी है, तो वो लेवल जब तक नहीं मिलता तो इंशाल्लाह। हमारे यहाँ बॉलीवुड के प्लेयर्स जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक बहुत कम जाते हैं, इसकी क्या वजह है, आपको क्या लगता है? इसकी ये वजह है कि ये तो फिर फेडरेशन है जो सपोर्ट नहीं करती। मतलब फेडरेशन जो है वो उसको चाहिए कि वो वुमेन्स को भी आगे लेके जाएं, हमें स्पोर्ट्स करें, तो वुमेन्स को स्पोर्ट्स करना चाहिए ताकि फिर हम लोग भी अपना टैलेंट जो है वो दूसरे मुल्कों में जाके उन्हें शो करवाएं। तो कैसे सपोर्ट करना चाहिए? क्या आपको बजट नहीं अलॉट करते जी। बाहर जाने के लिए, या इंटरनेशनली आपको हिस्सा ही नहीं लेने दिया जाता? नहीं, हमें वो बजट नहीं मिलता है फाइनेंशियल तौर पे। वो गवर्नमेंट जो फेडरेशन है वो ज़्यादा बॉयज़ को सपोर्ट करती है, उनके जो मतलब टूर्स वगैरह लगते हैं वो सारा बॉयज़ भी जलील हो रहे हैं। एक लड़का है बॉक्सर, वो मेरे शो में आया था, डिश साहब के साथ भी मिलवाया, वो राने हमाद हैं, उनके पास भी गए, तो मेरा ख्याल है उनका कुछ भी नहीं बना, और किसी किस्म का भी उनका ना तो स्पोर्ट्स के हवाले से उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिले, और ना ही उनका बाइक कंपटीशन था उसके लिए कोई टिकट्स वगैरह अरेंज करवाने की, और अल्टीमेटली वो बेचारा मलेशिया जाना था, वो रह गया। ना बॉयज़ को जाने दिया जा रहा है, ना गर्ल्स को देने दिया, फिर बजट जा कहाँ रहा है सारा? ये तो फिर हमारी गवर्नमेंट से पूछना चाहिए ना। बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं तो अच्छा, आप कभी कोई एप्लीकेशन लिख के कमिश्नर साहिबा को नहीं दी कि मैडम आपको करना चाहिए ये, अब इनकी तो जॉब लग गई है लेकिन आप अपने सर्टिफिकेट? जॉब लग गई है लेकिन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, मतलब परमानेंट नहीं है। और जो जितना हम लोग कमाते हैं, हमारी डाइट का इतना खर्चा होता है कि वो हम पे ही खर्च हो जाता है, तो कोई मतलब जितना कमाते हैं खुद पे ही लगा रहे हैं, खुद लेकिन पे ही लगा रहे हैं, खेल के लिए ही लगा रहे हैं, इसलिए हम लोग यही मेहनत कर रहे हैं कि चलो परमानेंट जॉब हो जाए, हम लोगों की प्रमोशन मिल जाए और हम लोग भी आराम से बैठ के खेलें। बिल्कुल। जूनियर्स को क्या सजेशन देंगे, ये किस तरह से इस फील्ड की तरफ आए, किस तरह से जॉब हासिल करें? आपकी जर्नी क्या रही, ये थोड़ा सा बताइए। इनको यही कहूँगी कि जिस तरह हम लोगों ने दिन रात मेहनत की, बहुत ज़्यादा हम लोग फिटनेस करते थे, और कभी भी ये नहीं देखा था ईद आ रही है तो ईद की मतलब परवाह हो के मतलब ईद पे ये करना है, शादी आ रही,
मैंने अपने ख़ानदान में बहुत सारी शादियाँ जो मैंने मतलब मिस कर दी सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से। जब हम लोगों को शौक होता है ना तो फिर कुछ नहीं समझ लगती, कोई शादी आ रही है, कोई फंक्शन आ रहा है क्या नहीं। फिर आपका फंक्शन, आपकी शादी, हर चीज ही आपका खेल ही होता है, और खेल को टाइम देना होता है। वो बस एक शौक होता है, और मुझे जो था वो शौक था बहुत ज़्यादा। और मैं इनको यही कहना चाहूँगी कि अपनी फिटनेस ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने शौक से करें। ये ना करें कि सिर्फ मैंने वो हासिल करना है, मतलब गेम, मतलब जॉब वगैरह। शौक से करेंगी तो हर चीज़ मिल जाएगी। हाँ, हम लोग शौक से करते थे, हम लोग को जॉब मिली तो हम लोग को पता ही नहीं था ये होती क्या है, इस तरह थी हम लोग। इससे पैसे भी मिलेंगे कभी, ये भी नहीं था सोचा हुआ है ना? नहीं है, हमने सोचा ही नहीं था। तो ये तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला वसीले बनाते हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे सरसराना टीम को हमारा वसीला बनाया। क्योंकि मैं इस तरह के घर से थी कि मतलब अफोर्ड नहीं कर सकती थी कुछ भी ना, तो उन्होंने मेरे स्पाइक्स, शूज़, मेरी डाइट का खर्चा उन्होंने उठाया। मेरे बाबा नहीं है तो मैं उनको यही समझती हूँ कि उन्होंने मेरे बाप की जगह मेरे सर पे हाथ रखा, और मैं अब उनको अपने बाबा की जगह पे समझती हूँ। बिल्कुल, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। और मेरी दिल से दुआ है। बिल्कुल, ये आपकी ज़िंदगी में कुछ स्पोर्टिव पर्सन ऐसे आते हैं जो आपको आपकी गोल्स को अचीव करने के लिए कोई ना कोई स्पोर्ट जो है वो मुहैया करते हैं। अरूज, आपके साथ भी कोई ऐसा पेश आया, कोई किसी ने जिसने हेल्प किया हो और कहा कि अरूज आप जो करना चाहते हो करो, आपके पीछे हाथ है उनका? जी, मेरे कोच हैं राना जिलानी, वो बहुत हेल्प आउट किया उन्होंने मुझे, फाइनेंशियल तौर पे भी और गेम के हवाले से भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। तो किस तरह से सपोर्ट करते थे, कहाँ कहाँ पे वो आपकी मदद करते थे, ये सारी जरा दास्तान बताएं ना, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले आपसे। उन्होंने गेम के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। जहाँ भी मदद चाहिए होती थी कि मतलब गेम्स में कि मेरा ये एंगल ख़राब हो रहा है, मुझे ये कैसे करना है, वो सारा उनको कॉल करके भी मैं कहती थी सर मुझे समझ नहीं आ रही, इसको मैं क्या करूँ, वो फ़ौरन बताते थे इसको ऐसे एंगल चेंज कर लो, ये सही हो जाएगा। तो गेम के हवाले के अलावा भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। डाइट प्लान कौन बनाता है आपका? डाइट प्लान सीजन के हिसाब से यूज़ करते हैं हम लोग, जो मतलब बॉडी को मेंटेन रखे और हमारी फिटनेस को भी। आप जवेरिया डाइट प्लान कौन तैयार करते हैं? कुछ मैं खुद करती हूँ, मतलब, और मेरी अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी घर में मतलब अच्छा पका हो, जैसे गोश्त वगैरह, अम्मी ने कहना था ये उसके लिए रखना, इतनी मेहनत करके आती है। और मेरी अम्मी मेरे दूध का, मतलब जो दूध बाइक से लेके आना, वो फ्रूट और गोश्त वगैरह वो सारे, वो मतलब बहुत चंगी मौज लगी अभी है। आप खेल भी खेले। माशाल्लाह मेरा छोटा सा भतीजा है, वो आएगा, पुप्पो रोटी लेके आऊँ, पुप्पो मुझे अंदर बैठे हर चीज़ मिल रही होती है। मैं कहती यार कितनी खुश नसीब हूँ मैं। अच्छा, ये कहा जाता है ना कि लाइफ का सबसे खुश नसीब बंदा वही होता है जिसका पैशन ही उसका प्रोफेशन बन जाए। और आपका खेल से आपको लगाव था, मोहब्बत थी, खेल खेलने के पैसे मिलने लग जाएं, ये तो फिर और मजे की बात होती है। लेकिन ये है ना कि हम लोगों को जो मतलब मिलते हैं पैसे, वो हम पे ही खर्च हो जाते हैं। कोई मतलब आप कुछ बना नहीं पाते उससे, बना नहीं पाते, मतलब कुछ ऐसा जैसे क्रिकेटर हैं वो, उनको मतलब वो सपोर्ट करते हैं, वो बहुत आगे तक जाते हैं। हम लोगों में भी मतलब ये सब कुछ है, हम लोग चाहते हैं कि हमें भी मतलब वो इंकरेज करें और हम आगे तक पहुँचें। बिल्कुल ठीक है। तो अरूज, मुझे ये बताइएगा, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए आपकी कोई तैयारी है? कोई वहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स चल रहे होते हैं उनके लिए आपने कभी कोई अप्लाई किया किसी टीम के साथ? या जी, मैं लास्ट टाइम जब नेशनल में सिलेक्टेड हुई थी पाकिस्तान वुमेन वॉलीबॉल टीम में, तो तब हमारे कैंप्स लगते हैं, हमें कैंप्स में अच्छे कोचेस मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं जो हमें ट्रेनिंग देते हैं। तो दिन में 2 टाइम्स ट्रेनिंग सेशन होते हैं, फिटनेस होती है और गेम के हवाले से टेक्निक्स, वो सारी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे मतलब दूसरे टीम्स के साथ, दूसरी कंट्रीज़ की टीम्स के साथ compete करने का मतलब सारा मौका मिलता है। वो अच्छी ट्रेनिंग देते हैं जिससे हम मेहनत करते हैं कि हम उनको compete कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ अरूज मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अरूज, उस्ताद की क्या अहमियत होती है किसी भी प्लेयर को उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए, किस तरह से मेहनत करता है? उस्ताद हमारी अचीवमेंट्स में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो हमारी ट्रेनिंग हमें सारा वो बताते हैं कि हम ये ट्रेनिंग करेंगे, और उन्हें हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि इस टाइम इनको फटीक है या क्या मतलब बॉडी थकी हुई है। तो हम तो फिर लगे रहेंगे, लेकिन वो मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज से देख के हमें बताते हैं और उस हिसाब से हमें ट्रेनिंग्स बताते हैं, और उन्हीं की ट्रेनिंग से हम लोग जो हैं वो मेडल्स वगैरह रिसीव करते हैं।
और ये सब उन्हीं की मेहनत की वजह से है। और वो सारी ट्रेनिंग्स का शेड्यूल, रोज़ की ट्रेनिंग का शेड्यूल कि आज ये ट्रेनिंग करनी है, कल ये ट्रेनिंग करनी है। अहमियत यही है कि कोच जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। उनके बगैर हम ये मेडल्स जो हैं वो ये अचीवमेंट्स जो हैं हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कहा। जवेरिया, आप क्या कहेंगे इसमें? मैं अपने उस्ताद के लिए यही कहूँगी कि वो कहते हैं ना कि उस्ताद बादशाह नहीं लेकिन बादशाह बना देता है। और मैं यही कहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने उस्ताद और अपने घर वालों की वजह से हूँ। और जो हमारे सर हैं मतलब उनकी बहुत ज़्यादा मतलब हमारे साथ अटैचमेंट है। मतलब वो हमें ट्रेनिंग करवाते हैं। उन्होंने बीमारी की हालत में हमें ट्रेनिंग करवाई। मतलब हम लोग ट्रैक पे जाते थे ना तो हमसे ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, तो तब एहसास होता था कि मतलब उस्ताद क्या चीज़ है। मतलब हम लोग ट्रेनिंग करते थे, हमें समझ ही नहीं आती थी क्या करें क्या नहीं। हम लोगों ने फ़ोन करना, सर आप आएँ, हमसे ट्रेनिंग नहीं होती। तो मतलब वो बीमारी मतलब इतनी सीरियस हालत थी, फिर भी उन्होंने उसके बावजूद भी हमें ट्रैक पे आकर ट्रेनिंग करवाई। और मैं कहती हूँ कि उस्ताद के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं। आज हम लोग इस मुकाम पे जिधर भी मतलब मेडल लिए हैं, जो कुछ भी है मेहनत हमने की है लेकिन करवाई उन्होंने है। उनकी वजह से हम लोग इधर हैं। और इंसान को कभी भी अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए कि मतलब वो किस तरह इस लेवल पे आया। स्टार्ट कहाँ से लिया था उसने? हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब इधर से उन्होंने स्टार्ट लिया, माशाल्लाह अच्छे लेवल तक पहुंचे हैं, इधर से ही मतलब चैंपियन बन के गए हैं। लेकिन जब बाहर गए हैं, बाहर जाके उनको यही नहीं पता कि उस्ताद होता क्या है। कभी उन्होंने अपने मतलब इंटरव्यू में किसी जगह पे अपना नाम ही नहीं लिया उस्ताद का, जिसकी वजह से वो इधर हैं। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं ना वो कैसे निकले, उन पे कैसी मेहनत करवाई हमारे उस्ताद ने। और माशाल्लाह वो किस लेवल पे पहुंची है, वो इधर से ही चैंपियन बन के गई हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो लोग इंसान अपनी औकात से बाहर हो जाते हैं ना, जब वक़्त का पहिया घूमता है फिर इंसान जब गिरता है फिर पता चलता है कि मतलब हम लोगों ने क्या किया है। फिर मकाफात अमल होना ही होना होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अरूज, मुझे ये बताएं, पेरेंट्स की तरफ से बाज़ का प्रेशर होता है कि पढ़ाई की तरफ बच्चा तवज्जो दे, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं रखा, तो आपको भी कुछ ऐसी मुश्किलात? जी, लेकिन वो ये होता है कि स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी को भी मेंटेन करना है लाजमी। तो पेरेंट्स ज़्यादा यही कहते हैं कि स्टडी पहले और बाद में। मेरी फैमिली मतलब यही कहती है कि पहले पढ़ाई करो और बाद में स्पोर्ट्स। तो इस वजह से स्पोर्ट्स के साथ साथ हमें स्टडी को भी मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा, और दूसरा ये भी बताइएगा कि दोनों में बैलेंस रखना पे मुश्किल होता है आपके लिए? जी, मुश्किल होता है क्योंकि पहले सुबह के टाइम ट्रेनिंग करने के बाद में क्लासेस और फिर रात में बैठ के स्टडी करना, और वो सारा जो मतलब लेक्चर्स दिन के होते हैं उन सबको रिवाइज करना और पेपर्स देना, इस वजह से थोड़ी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन और वो थके भी होते हैं ट्रेनिंग से, तो इस वजह से फिर बाद में पढ़ने का भी दिल नहीं करता। तो इस वजह से जवेरिया, आप किस तरह से मैनेज करती हैं घर का, बच्चों का, फिर स्टडीज का? स्टडीज तो नहीं आप अभी कर रहे हैं? स्टडी जब मैं करती थी मेरी तो बड़ी मज़ाहिया स्टोरी है। जी जी। मुझे स्टडी का शौक नहीं था, ज़रा भी शौक नहीं था, सिर्फ स्पोर्ट्स का शौक था ना। तो मेरी एक बहन थी राबिया ना, मतलब थी नहीं है माशाल्लाह। तो मतलब हम लोग दोनों की ना शक्लें सेम थी। वो भी मेरे साथ स्पोर्ट्स करती थी पहले, तो अब उसकी भी शादी हो गई है माशाल्लाह से। तो वो इवेंट मैंने करके आना, तो लोगों ने ना उसको मुबारक दे के आना कि मतलब मुबारक दे रहे हैं शक्ल मिलती है ना इसमें। हाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेस लगाई उसने भी ना, बड़ी खुशी से हाँ खैर मुबारक। तो मतलब वो पेपर मेरे उसने देने, पढ़ाई उसने करनी, सिर्फ मैंने खेलना ही होता था। और माशाल्लाह मैं उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो मेरी बहन ने उसने मेरे लिए क्लासेस कुछ पास करवाई, उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। क्योंकि मुझे पढ़ने का ज़रा भी शौक नहीं था। हाँ। ठीक है, लेकिन मजबूरी थी, स्कूल लेवल कॉलेज लेवल खेलना था, इसके बगैर मैं खेल नहीं सकती थी। तो वो मेरी बहन ने मतलब मुझे साथ थोड़ा बहुत अटैच किया अपने, मैंने पढ़ना भी, उसने मेरी हेल्प भी की और उसकी वजह से मतलब। तो फिर इसके बाद अब जब शादी होगी, बच्चा भी है आपका, तो घर को टाइम देना, घर स्पोर्ट्स को को मैनेज देना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब इधर ट्रेनिंग करनी, फिर घर जाके बच्चे को भी संभालना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा मतलब वो मतलब 2 साल का हो गया है और मैनेज कर लेते हैं। वो उधर ससुराल में होता है माशाल्लाह, सारे मतलब बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उसकी। और मैं कहती हूँ कि शायद मैं भी इस तरह उसकी केयर ना करती कि जिस तरह वो मेरे घर वाले उसकी केयर कर रही हैं ना। तो मेरे हस्बैंड है, उनकी 5 बहनें थी, और वो उधर 25 साल के बाद जो मेरा बेटा है ना वो है, और वो उसको ऐसे संभालती हैं, ऐसे इतना प्यार करती हैं कि मेरे कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि यार कभी मतलब मैं भी ना ऐसे संभालती जैसे वो मतलब कर रही हैं। बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन बच्चे की माँ के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, तो हाँ, जब आप छोड़ के उसे जाते हो, जब मैं उसको तकलीफ छोड़ के जाती हूँ ना, तो जब मैं वापस आती हूँ तो उसको पता चल जाता है कि मेरी मम्मा है। जब वो मतलब मैं आ जाती हूँ ना वापस, कैंप में होती हूँ,
या मैंने ट्रेनिंग से इधर छुट्टी पे घर जाना होता है तो वो फिर मेरे पीछे पीछे मम्मा मम्मा, फिर सबको भूल जाता है कि मतलब कौन क्या है किधर है, सिर्फ मम्मा। मैं कहती हूँ अगर मेरी बात नहीं ना मानेगा उसे सारी समझ लगती है। मैंने कहा शज़ैन मैं चली जाऊँ, मम्मा नहीं। तो मेरे दिल को एक दफ़ा माँ हूँ ना, तो दिल को एक दफ़ा ऐसे होता है कि यार क्या मैं कर रही हूँ। फिर जब मैं सोचती हूँ मैं फिर यही कहती हूँ, मैंने कहा कि इसके लिए ही तो कर रही हूँ, जो कुछ हमने मुश्किलें देखी हैं इस वो पे ये ना हाँ। देखें। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के शो में आए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दें इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।